नमस्कार। एसएन ऑडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं निर्मल वर्मा की कहानी एक दिन का मेहमान। तो चलिए अपनी इस कड़ी को जारी रखते हुए हम कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ी थी। मामा, आपका फोन। बच्ची बैनिस्टर के सहारे खड़ी थी, हाथ में फोन झुलाती हुई। ऊपर का दरवाजा खुला और जीना हिलने लगा। कोई नीचे आ रहा था। फिर एक सिर लड़की के चेहरे पर झुका, गुंधा हुआ जूड़ा और फोन के बीच एक पूरा चेहरा उभर आया। किसका है? औरत ने अपने लटकते हुए जूड़े को पीछे ढकेल दिया और लड़की के हाथ से फोन खींच लिया। आदमी कुर्सी से उठा। लड़की ने उसकी ओर देखा। हेलो, औरत ने कहा। हेलो हेलो। औरत की आवाज ऊपर उठी और तब उसे पता चला कि यह स्त्री उसी स्त्री की आवाज है जो उसकी पत्नी थी। वह उसे बरसों बाद भी सैकड़ों आवाजों की भीड़ में पहचान सकता था। ऊंची पिच पर हल्के से कांपती हुई, हमेशा से सख्त, आहत, परेशान, उसकी देह की एकमात्र चीज जो देह से परे आदमी की आत्मा पर खून की खरोच खींच जाती थी। वह जैसे उठा था वैसे ही बैठ गया। लड़की मुस्कुरा रही थी। वह हैंगर के आईने से आदमी का चेहरा देख रही थी और वह चेहरा कुछ वैसा ही बेडौल दिखाई दे रहा था जैसे उम्र के आईने से औरत की आवाज, उल्टा टेढ़ा, पहेली सा रहस्यमय। वह तीनों व्यक्ति अनजाने में चार में बट गए थे। लड़की, उसकी माँ, वह और उसकी पत्नी। घर जब गृहस्थी में बदलता है तो अपने आप फैलता जाता है। तुम जेनी से बात करोगी? औरत ने लड़की से कहा और बच्ची जैसी उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रही थी। वह उछलकर ऊपरी सीढ़ी पर आई और माँ से टेलीफोन ले लिया। हेलो जेनी, इट्स मी। वह 2 सीढ़ियां नीचे उतरी। अब आदमी उसे पूरा का पूरा देख सकता था। बैठो। आदमी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में एक बेबस सा अनुनय था, मानो उसे डर हो कि कहीं उसे देखकर वह उल्टे पांव न लौट जाए। वह एक क्षण अनिश्चय से खड़ी रही। अब वापस मुड़ना निरर्थक था, लेकिन इस तरह उसके सामने खड़े रहने का भी कोई तुक नहीं था। वह स्टूल खींचकर टीवी के आगे बैठ गई। कब आए? उसका स्वर इतना धीमा था कि आदमी को लगा टेलीफोन पर कोई दूसरी औरत बोल रही थी। काफी देर हो गई। मुझे तो पता भी ना था कि तुम ऊपर के कमरे में हो। स्त्री चुपचाप उसे देखती रही। आदमी ने जेब से रुमाल निकाला, पसीना पोंछा, मुस्कुराने की कोशिश में मुस्कुराने लगा। मैं बहुत देर तक बाहर खड़ा रहा। मुझे पता नहीं था घंटी खराब है। गैरेज खाली पड़ा था। मैंने सोचा तुम दोनों कहीं बाहर गए हो। तुम्हारी कार? उसे मालूम था, फिर भी उसने पूछा। सर्विसिंग के लिए गई है, स्त्री ने कहा। वह हमेशा से उसकी छोटी बेकार की बातों से नफरत करती आई थी, जबकि आदमी के लिए वे कुछ ऐसे तिनके थे जिन्हें पकड़कर डूबने से बचा जा सकता था, कम से कम कुछ दूर के लिए। तुम्हें मेरा टेलीग्राम मिल गया था? मैं फ्रैंकफर्ट आया था, उसी टिकट पर यहाँ आ गया। कुछ पॉइंट ज्यादा देने पड़े। मैंने तुम्हें वहां से फोन भी किया, लेकिन तुम दोनों कहीं बाहर थे। कब? औरत ने हल्की जिज्ञासा से उसकी ओर देखा। हम दोनों घर में थे। घंटी बज रही थी, लेकिन किसी ने उठाया नहीं। हो सकता है ऑपरेटर मेरी अंग्रेजी नहीं समझ सकी और गलत नंबर दे दिया हो। लेकिन सुनो, वह हंसने लगा। एक अजीब बात हुई। रितो पर मुझे एक औरत मिली जो पीछे से बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखाई दे रही थी। यह तो अच्छा हुआ मैंने उसे बुलाया नहीं। हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तानी औरतें एक जैसी ही दिखाई देती हैं। वह बोले जा रहा था। वह उस आदमी की तरह था जो आंखों पर पट्टी बांधकर हवा में तनी हुई रस्सी पर चलता है। स्त्री कहीं बहुत नीचे थी, एक सपने में जिसे वो बहुत पहले कभी जानता था, किंतु अब उसे याद नहीं आ रहा था कि वह उसके सामने क्यों बैठा था।
वह चुप हो गया। उसे ख्याल आया कि इतनी देर से वह सिर्फ अपनी आवाज सुन रहा है। उसके सामने बैठी स्त्री बिल्कुल चुप बैठी थी, उसकी ओर बहुत ठंडी और हताश निगाहों से देख रही थी। क्या बात है? आदमी ने कुछ भयभीत सा होकर पूछा। मैंने तुमसे मना किया था, तुम समझते क्यों नहीं? किसके लिए? तुमने किसके लिए मना किया था? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। मेरे घर तुम ये सब क्यों लाते हो? क्या फायदा है इनका? पहले क्षण वो समझ नहीं पाया कौन सी चीजें। फिर उसकी निगाह फर्श पर गई। शांति निकेतन का पर्स, डाक टिकटों का एल्बम, दाल बीजी का डिब्बा, वे सब बिल्कुल लुटी पुटी दिखाई दे रही थी। जैसे वो कुर्सी पर बैठा हुआ था, वैसी वो फर्श पर बिखरी हुई। कौन सी ज्यादा है? उसने खिसियाते हुए कहा। इन्हें ना लाता तो आधा सूटकेस खाली पड़ा रहता। लेकिन मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती। तुम क्या इतनी सी बात नहीं समझ सकते? स्त्री की आवाज कांपती हुई ऊपर उठी, जिसके पीछे न जाने कितनी लड़ाइयों की पीड़ा, कितने नरकों का पानी भरा था, जो बांध टूटते ही उसके पास आने लगा। एक एक इंच आगे बढ़ता हुआ उसने जेब से रुमाल निकाला और अपने लथपथ चेहरे को पोंछने लगा। क्या तुम्हें इतनी देर के लिए आना भी बुरा लगता है? हाँ। उसका चेहरा तन गया और फिर अजीब हताशा में वह ढीली पड़ गई। मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती, बस। क्या यह इतना आसान है? वह जिद्दी लड़के की तरह उसे देखने लगा, जो सवाल समझ लेने के बाद भी बहाना करता है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। बुकू, उसने धीरे से कहा, प्लीज मुझे माफ करो। औरत ने कहा, तुम चाहती क्या हो? लीव मी अलोन। इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं चाहती। मैं बच्चे से भी मिलने नहीं आ सकता। इस घर में नहीं। तुम उसे कहीं बाहर मिल सकते हो। बाहर? आदमी ने हकबका कर सिर उठाया। बाहर कहाँ? उस क्षण वो भूल गया कि बाहर सारी दुनिया फैली है। पार्क, सड़कें, होटल के कमरे, उसका अपना संसार। बच्ची कहाँ कहाँ उसके साथ घिसटेगी। वह फोन पर हंस रही थी, कुछ कह रही थी। नहीं, आज मैं नहीं आ सकती। डैडी घर में हैं, अभी अभी आ रहे हैं। नहीं, मुझे मालूम नहीं, मैंने पूछा नहीं। क्या नहीं मालूम? शायद उसकी सहेली ने पूछा था कि वो कितनी दिन रहेंगे। सामने बैठी स्त्री भी शायद यह जानना चाहती थी। कितना समय, कितनी घड़ियां, कितनी यातना अभी और उसके साथ भोगनी पड़ेंगी। शाम की आखिरी धूप भीतर आ रही थी। टीवी का स्क्रीन चमक रहा था, लेकिन वह खाली था। उसे सिर्फ स्त्री की छाया बैठी थी, जैसे खबरें शुरू होने से पहले अनाउंसर की छवि दिखाई देती है, पहले कमजोर और धुंधली, फिर धीरे धीरे ब्राइट होती हुई। वह सांस रोक के प्रतीक्षा कर रहा था कि वह कुछ कहेगी। हालांकि उसे मालूम था कि पिछले वर्षों से सिर्फ वह न्यूज रील है, जो हर बार मिलने पर एक बार पुरानी पीड़ा का टेप खोलने लगती है, जिसका संबंध किसी दूसरी जिंदगी से है। चीजों और आदमी कितनी अलग हैं। बरसों बाद भी घर, किताबें, कमरे वैसे ही रहते हैं जैसे तुम छोड़ गए थे। लेकिन लोग, वे उस दिन से मरने लगते हैं जिस दिन से अलग हो जाते हैं। मरते नहीं, एक दूसरे की जिंदगी जीने लगते हैं, जो धीरे धीरे उस जिंदगी का गला घोट देती है जो तुमने साथ गुजारी थी। मैं सिर्फ बच्ची से नहीं, वह हकलाने लगा, मैं तुमसे भी मिलने आता हूँ। मुझसे? औरत के चेहरे पर हंसी, हिकारत, हैरानी वह एक साथ उमड़ आई। तुम्हारी झूठ की आदत अभी तक गई नहीं। तुमसे झूठ बोलकर अब मुझे क्या मिलेगा? मालूम नहीं तुम्हें क्या मिलता है। मुझे जो मिला है उसे मैं भोग रही हूँ। उसने एक ठहरी ठठी निगाह से बाहर देखा। मुझे अगर तुम्हारे बारे में पहले से ही कुछ मालूम होता तो मैं कुछ कर सकती थी। क्या कर सकती थी? एक ठंडी सी झुरझुरी ने आदमी को पकड़ लिया। कुछ भी। मैं तुम्हारी तरह अकेली नहीं रह सकती, लेकिन अब इस उम्र में अब कोई मुझे देखता भी नहीं। वुकू, उसने हाथ पकड़ लिया। मेरा नाम मत लो, वह सब खत्म हो गया। वह रो रही थी,
बिल्कुल निसंग, जिसका गुजरे हुए आदमी और आने वाली उम्मीद दोनों से कोई सरोकार नहीं था। आंसू जो एक करंट से नहीं, पूरा पत्थर हट जाने से आते हैं, एक ढलुआं जिंदगी पर नाले की तरह बहते हुए। औरत बार बार उन्हें अपने हाथ से झटक देती थी। बच्ची कब से फोन के पास चुप बैठी थी। वह जीने से सबसे निचले सीढ़ी पर बैठी थी और सूखी आंखों से रोती माँ को देख रही थी। उसके सब प्रयत्न निष्फल हो गए, किंतु उसके चेहरे पर निराशा नहीं थी। हर परिवार में अपने दुःस्वप्न होते हैं जो एक अनवरत पहिए के में घूमते हैं। वह उसमें हाथ नहीं डालती थी। इतनी कम उम्र में वह इतना बड़ा सत्य जान गई थी कि मनुष्य के मन और बाहर की सृष्टि में एक अद्भुत समानता है। वे जब तक अपना चक्कर पूरा नहीं कर लेते, उन्हें बीच में रोकना बेईमानी है। वह बिना आदमी को देखे माँ के पास गई। कुछ कहा जो उसके लिए नहीं था। औरत ने उसे अपने पास बिठा लिया, बिल्कुल अपने से सटाकर। काउच पर बैठी वे दोनों दो बहनें सी लग रही थी। वे उसे भूल गई थी। कुछ देर पहले जो ज्वार उठा था उसमें घर डूब गया था, लेकिन अब पानी वापस लौट गया था और अब आदमी वहां था जहां उसे होना चाहिए था, किनारे पर। उसे यह ईश्वर का वरदान जैसा जान पड़ा। वह दोनों के बीच बैठा है। अदृश्य बरसों से उसकी ये साध रही थी कि वह माँ और बेटी के बीच अदृश्य बैठा रहे। सिर्फ ईश्वर ही अपनी दया से अदृश्य होता है, यह उसे मालूम था। किंतु जो आदमी गड्ढे से की सबसे निचली सतह पर जीता है, उसे कोई नहीं देख सकता। माँ और बच्ची ने उसे अलग छोड़ दिया था। यह उसकी अपेक्षा नहीं थी। उसकी तरफ से मुंह मोड़कर उन्होंने उसे अपने पर छोड़ दिया था, ठीक वही जहां उसने अपने बरसों पहले घर छोड़ा था। लड़की माँ को छोड़कर उसके पास आकर बैठ गई। हमारा बाग देखने चलोगे? उसने कहा। अभी? उसने कुछ विस्मय से लड़की को देखा। वह कुछ अधीर और उतावली सी दिखाई दे रही थी, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहती हो, जिसे कमरे के भीतर कहना असंभव हो। चलो, आदमी ने उठते हुए कहा, लेकिन पहले इन चीजों को ऊपर ले जाओ। हम इन्हें बाद में समेट लेंगे। बाद में कब? आदमी ने कुछ सशंकित होकर पूछा। आप चलिए तो। लड़की ने लगभग उसे घसीटते हुए कहा। इनसे कहो आप सामान सूटकेस में रख लें। स्त्री की आवाज सुनाई दी। उसे लगा किसी ने अचानक पीछे से धक्का दिया हो। वह चमक कर पीछे मुड़ा। क्यों? मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं। उसके भीतर एक लपलपाता हुआ अधड़ उठने लगा। मैं नहीं ले जाऊंगा। तुम चाहे तो इनको बाहर फेंक सकती हो। बाहर? स्त्री की आवाज थर्रा रही थी। मैं इनके साथ तुम्हें भी बाहर फेंक सकती हूँ। रोने के बाद उसकी आंखें चमक रही थी। गालों का गीलापन सूखे कांच सा जम गया था, जो पोछे हुए नहीं, सूखे हुए आंसुओं से उभर कर आता है। क्या हम बाग देखने नहीं चलेंगे? बच्ची ने उसका हाथ खींचा और वह उसके साथ चलने लगा। वह कुछ भी कहीं नहीं देख रहा था। घास, क्यारियां और पेड़ एक गूंगी फिल्म की तरह चल रहे थे। सिर्फ उसकी पत्नी की आवाज एक भुतैली कमेंट्री की तरह गूंज रही थी, बाहर बाहर। आप मम्मी के साथ बहस क्यों करते हैं? लड़की ने कहा। मैंने बहस कहाँ की? उसने बच्ची को देखा, जैसे वह भी उसकी दुश्मन हो। आप करते हैं। लड़की का स्वर अजीब सा हठीला हो आया था। वह अंग्रेजी में यूं कहती थी, जिसका मतलब प्यार में तुम होता था और नाराजगी में आप। अंग्रेजी सर्वनाम की यह संदिग्धता बाप बेटी के रिश्ते को हवा में टांगे रहती थी, कभी बहुत पास, कभी बहुत पराया, जिसका उसी अंदाज में उसे सिर्फ लड़की की टोन में टटोलना पड़ता था। एक अजीब से भय ने आदमी को पकड़ लिया। वह एक ही समय में माँ और बच्ची दोनों को नहीं खोना चाहता था। बड़ा प्यारा बाग है, उसने फुसलाते हुए कहा। क्या माली आता है? नहीं, माली नहीं। लड़की ने उत्साह से कहा। मैं शाम को पानी देती हूँ और छुट्टी के दिन मम्मी घास काटती है। इधर आओ,
मैं तुम्हें एक चीज दिखाती हूँ। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। लॉन बहुत छोटा था, हरा पीला मखमली। पीछे गराज था और दोनों तरफ झाड़ियों की फेंस लगी थी। बीच में एक घना बूढ़ा विलो खड़ा था। लड़की पेड़ के पीछे छिप सी गई। फिर उसकी आवाज सुनाई दी, कहाँ हो तुम? वह चुपचाप दबे पांव से पेड़ के पीछे चला आया और हैरान सा खड़ा रहा। विलो और फेंस के बीच काली लकड़ी का बाड़ा था, जिसके दरवाजे से एक खरगोश बाहर झांक रहा था। दूसरा खरगोश लड़की की गोद में था। वह उसे ऐसे सहला रही थी जैसे वो ऊन का गोला हो, जो कभी भी हाथ से छूटकर झाड़ियों में गुम हो जाएगा। ये हमने अभी पाले हैं। पहले 2 थे, अब 4। बाकी कहाँ हैं? बाड़े के भीतर। वे अभी बहुत छोटे हैं।